हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी है। सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है। और फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी में चैप्टर 10 संविधान का संशोधन आज मैंने लिया है, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है हमारे जो है पॉलिटी का, संविधान का। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकता है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। तो फ्रेंड्स, जो है ये कौन से भाग में है संविधान का संशोधन का, ये है भाग जो है 20, भाग 20 के अनुच्छेद 368। ठीक है, ये 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। और यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद, ये जो मेन पॉइंट है मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ, केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। फ्रेंड्स, एक चीज और आप लोगों से कहनी थी कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर उपलब्ध होगी। तो अब आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी साथ साथ। तो बस आपका इंतजार खत्म हुआ और आप लोगों को पीडीएफ भी अब मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, संशोधन प्रक्रिया देखते हैं, आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा, विधायक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह थर्ड टॉपिक हमारा है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है
संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। तो एक बार से हम फिर मेन पॉइंट आपको जो है रिवाइज करा देती हूँ मैं। एक तो ये देखिए, मैंने जो ये लिया है उपबंध, किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसर। तो ये उपबंध परिवर्धन या उपबंध का तो आपको मतलब पता होगा, लेकिन ये निरसर एक अलग सा शब्द है। तो ये निरसर का मतलब क्या है? निरसर का मतलब यह है दूर करने या हटाने की प्रक्रिया, विधायिका सभा की वह प्रक्रिया जो किसी बने हुए विधान को रद्द या समाप्त करने के लिए होता है। तो निरसर का मतलब यही है, संशोधन करने के लिए किसी प्रक्रिया को हटाने की या किसी उसको रद्द करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो संशोधन प्रक्रिया में मैंने ये 4 5 6 पॉइंट लिए थे। अब देखते हैं संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। यह संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। तो संसद जो है दो प्रकार के संशोधन संसद में किए जा सकते हैं, और ये अनुच्छेद जरूर आप लोग याद रखें। ये अनुच्छेद क्या है? 368 368। यह संसद के विशेष बहुमत और जो है साधारण बहुमत, ये ध्यान रखें। संशोधन जब भी होता है या तो विशेष बहुमत के द्वारा होता है या तो साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक जो है पास होता है। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। तो ये 3 प्रकार से भी हो सकता है, 2 प्रकार तो है ही है, ज्यादा 2 प्रकार से ही होता है। तीसरा प्रकार बहुत ही कम यूज होता है ये। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये दो प्रक्रिया अपनाई जाती है संशोधन करने के लिए। बाकी थर्ड में है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत। तो ये है तीसरा पॉइंट, ये है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट है। ठीक है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा कैसे विधेयक पास होता है, कैसे कानून बनाया जाता है, ये देखते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तो जिन प्रक्रिया को, जिन कानूनों को बनाने के लिए अधिवेशन लाया जाता है, तो उन्हें ये साधारण बहुमत के द्वारा किन किन उसमें संशोधन लाया जा सकता है या कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं, तो ये हम इसमें देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा नए राज्यों का प्रवेश या गठन। जब भी नए राज्यों का जो है गठन किया जाता है या प्रवेश किया जाता है, या दो राज्य हैं उनको काट कर तीसरा राज्य बनाया जाता है उनके कुछ भाग को, तो ये सब जो है इसमें शामिल है साधारण बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा ये होता है नए राज्यों का गठन या प्रवेश। दूसरा पॉइंट है नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन। तो दूसरा पॉइंट है नए राज्यों का निर्माण करना है, या उसके क्षेत्र या उसकी सीमाओं, उसके किसी भी भाग को जो है उसको छोटा बड़ा करना है या दूसरे में करना है या तीसरा बनाना है। ये सब काम साधारण बहुमत के द्वारा होता है। यार नए संबंधित जो राज्य हैं उनके नामों का परिवर्तन या उनका नाम बदलना है, तो उनके नामों का परिवर्तन ये सब कैसे होता है? साधारण बहुमत के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। तो ये राज्य विधान परिषद का निर्माण भी और उसकी समाप्ति भी साधारण बहुमत के द्वारा हो सकती है। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां भले ही विशेषाधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति का नियम, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये सब भी साधारण बहुमत के द्वारा होता है। संसद में प्रक्रिया नियम, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ज्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। तो ये सारे जो है जो भी हैं, और ये है 14
पॉइंट भी है इसमें, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये जो भी 18 पॉइंट हैं, इन सब के लिए साधारण जो है बहुमत द्वारा संसद में विधेयक को पास किया जा सकता है। ठीक है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो जो संसद में विशेष बहुमत आता है वो जो है देखते हैं, संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक। तो जो ये विशेष बहुमत होता है उसमें 38%, 38% से अधिक होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक के तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। तो वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है, ये हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। यह है अनुच्छेद 368 स्वयं, तो अनुच्छेद 368 भी इसमें आता है, यानी संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है वो। ठीक। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। फ्रेंड्स, एक चीज है यह है कि कोई चीज कितनी भी अच्छी हो उसकी आलोचना जरूर की जाती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी होती है। तो इसमें भी इसकी भी आलोचना की गई है, संशोधन प्रक्रिया की भी आलोचना की गई है। तो वो संविधान के एक बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। ये तो ये इसकी आलोचना में है कि जो है ये साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के द्वारा संसद अकेले ही सब कुछ कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी संविधान संशोधन के अधिनियम में कोई भी आपसी गतिरोध होता है, कोई जो है असमानता नहीं होती है, उसमें एक दूसरे के लोग विपरीत वो रखते हैं, तो गतिरोध जो भी होता है, आपसी टकराव होता है, तो वो दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो जो विशेष बहुमत द्वारा कानून बनाया जाता है, जो अभी ऊपर मैंने पॉइंट बताए हैं जो विशेष बहुमत में आते हैं, उनके लिए जो है उन विधेयक के मुद्दों पर संयुक्त बैठक जो है नहीं की जा सकती है, संयुक्त बैठक नहीं आहूत की जा सकती, जबकि साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। और संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडल के लिए प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामलों के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित करा जा सकता है जैसे कि साधारण विधेयक। ठीक है। तो इसके संयुक्त बैठक जो है नहीं आहूत की जा सकती है विशेष बहुमत में जो भी वो कानून बनाए जाते हैं। इन कमियों के बावजूद भी यह नकारा नहीं जा सकता है कि प्रक्रिया सावधान व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। संविधान को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, और ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार न कर पाए। तो इन कमियों के बावजूद भी
यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सही नहीं है संशोधन की प्रक्रिया या जो भी है। तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने कड़े कानून नहीं होने चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती है, तो उनमें बदलाव किया जाना भी, समय के साथ कानून में बदलाव भी किया जाना चाहिए। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि संविधान कठोर होता तो उसमें बदला न जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये संशोधन किया जाना भी आवश्यक है। तो संविधान को इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि बात बात पे उस पर संशोधन किया जा सके। सत्तारूढ़ पार्टी, जो भी पार्टी की, जिस पार्टी की सरकार हो, अपने हिसाब से सब कुछ करा ले, और इतना उसे कठोर भी नहीं होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी न स्वीकार पाए। तो इस मामले में देखिए, केसी वियर ने ठीक ही कहा है कि लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। तो उन्होंने संशोधन प्रक्रिया की तारीफ की है और कहा है कि लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। तो हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और अस्थायी बनाते हैं तो राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। तो यदि आपने कठोर बना लिया तो उससे फिर राष्ट्र की प्रगति नहीं हो पाएगी। संविधान के अनुसार ही देश चलता है, और अगर आपने उसे लचीला बनाया तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है समय के साथ। इसी तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने, अथवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी वियर ने कहा है कि संविधान संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाली है। फ्रेंड्स, जब भी जो भी मैं इतना ज्यादा डिटेल ली हूँ, तो इसका मतलब यह है कि ये यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप देंगे, या आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी उसमें ये सब बहुत घुमा फिरा के पूछता है, और आपको अगर आपने अच्छी तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। और अब टीजीटी पीजी में भी काफी क्वेश्चन डिटेल में आने लगे हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता है उतना जितना पहले आता था। तो संशोधन व्यवस्था में विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीन विल स्किन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह काफी कम संविधान का विविध गुण वाला है। तो इन्होंने, ग्रीनविल स्टिन ने भी कहा है कि संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है। तो इसे स्वीकार किया गया है सर्वाधिक उससे। यद्यपि यह बहुत जटिल है, यह जटिल भी है, कठिन भी है, लेकिन यह काफी कम है, और संविधान का यह जो है विविध गुण वाला है। तो इसमें बहुत सारे संशोधन प्रक्रिया में गुण भी हैं। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बस जो है आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप लोगों को पीडीएफ भी जो है मिलेगी, तो ध्यान दें, और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगी। किसी तरीके की कोई कमी नहीं रह पाएगी, और आप एग्जाम देंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहीं से कोई मैं कमी नहीं छोड़ूंगी अपनी तरीके से। बाद में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, और आप लोगों को सारा कुछ क्वेश्चन हल कराऊंगी, जिससे आप लोगों की मैं बेहतर तैयारी करा सकूं। आप लोगों को मुझ पर भरोसा रखना है और अपना जो है काम करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।